से पूर्व चाणक्य न्यूज इंडिया के ब्यूरो हेड सुशील कुमार जिला पटना के द्वारा पटना एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर बीना सिंह का साक्षात्कार लिया गया। इस साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर बीना सिंह ने यह बताया कि किस प्रकार से पटाखे से या किसी अन्य स्रोत से शरीर को जलने से बचाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश यदि शरीर जल जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उनका सही उपचार हो सके। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा ताकि उनके परामर्श की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। चाणक्य न्यूज इंडिया की तरफ से मैं सुशील कुमार दीपावली के बाद एक बृहद जायजा लिया और यह पाया कि जलन का मरीज, पटाखे के द्वारा जलने का मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में बढ़ी है। तो यह देखा कि कुछ पटाखे आवाज कर रहे हैं, कुछ में लापरवाही बरती गई है और कुछ पटाखे अपने आप उसकी गुणवत्ता में कमी थी, जिसके कारण से यह दुर्घटना हुई है। राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार, कैसे जला है आपका? फुलझारी छोड़ रहे थे तो मैं फुलझारी छोड़ रहे थे। आप फुलझारी छोड़ रहे थे तो कोई चक्री वगैरह इसमें चला? फुलझारी में, फुलझारी से जल गया है तो सही में चक्री से जला है तो बताइए। फुलझारी दवाई ये ठीक हो गया। ये वो आवाज किया है, यानी फुलझारी आवाज किया है। तो फिर यहाँ पर आपने इलाज कराना शुरू किया है। किस दिन यहाँ आए थे? कितने तारीख को यहाँ पर आए थे? आज आए हैं। और जला था कब? दिवाली के दिन जला था। दीपावली एवं छठ पूजा सनातन का सबसे बढ़िया त्योहार है जिसमें पटाखा बिना जलाए न रह सकते हैं। तो इस प्रयास बतौर हम आज एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के जो एचओडी हैं श्रीमती डॉक्टर बीना सिंह, उनके पास आए हैं और उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती है तो उसमें क्या एहतियात बरता जा सकता है या फिर घटना हो जाने के बाद कौन सी क्रियाएं यथाशीघ्र करनी चाहिए ताकि इससे बचा जाए। तो मैम, चाणक्य न्यूज इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है और यह चाहता है कि आप इस पर थोड़ा समय दें और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को यह बताएं कि जलने से पहले या पटाखे से जले या फिर ऐसे आम जलता है उससे पहले या जलने के बाद फिर क्या करनी चाहिए ताकि हमारे दर्शक लाभान्वित हो सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो दिवाली का पर्व त्योहार होता है और इस पर जो ये पटाखे जलाने की जो रस्म है, विधि है, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि कई वर्षों से हमारे देश में दिवाली का त्योहार इसी पटाखों की आवाज के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। और इन पटाखों को जलाने में जो रोशनी होती है, जो थोड़ी सी आवाज होती है, उससे लोगों को अपनी खुशी को इजहार करने का मौका मिलता है। बस ये होता है कि कई बार कुछ सावधानियों को ना ध्यान में रखने के कारण ये त्योहार का मौका गम में बदलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपने एक और बड़ी अच्छी बात बताई कि आजकल के पटाखे जलने के अलावा फट भी रहे हैं, जिनको आमतौर पर नहीं फटना था। जैसे पहले हम जब छोटे थे तो हम जानते थे कि जो घिरनी होता है या फिर जो अनार होता है वो सिर्फ रोशनी देते हैं, वो फटने वाले नहीं हैं। लेकिन आजकल इतने सारे मरीज आ रहे हैं जिनकी शिकायत ही यही है कि हम जैसे ही अनार या घिरनी में हमने आग लगाया वैसे ही वो फट गया। ये कई बार ये बोलते हैं कि थोड़ी देर तक वो रोशनी दिया और उसके बाद वो फट गया। फटने के बात क्या होता है कि उस टाइम पर कहीं ना कहीं वहां खड़े जो लोग होते हैं मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं और उसके चलते ये जो हाथ के, पैर के या चेहरे की जलने की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि पटाखे तो जलाएं लेकिन आप उसके नजदीक नहीं जाएं। एक लंबी जो अगरबत्ती जैसी या फुलझड़ी जैसी जो चीज होती है जिससे कि आप एक दूरी रख करके और पटाखे को जला सकें, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश दूसरी ये रहनी चाहिए कि उन पटाखों के पास या उनके ऊपर अपना चेहरा नहीं ले जाए। अगर वो फटेंगे तो सीधे चेहरा जलेगा। तो जब हम लंबी
अगरबत्ती लिए हुए हैं तो चेहरा को जरा दूसरे तरफ ऐसे कर लेंगे, हल्का सा देखते हुए, और चेहरा बिल्कुल जितना दूर कर सकते हैं उतना करके उन पटाखों में आग लगाना चाहिए, ताकि अगर जले और फटे पटाखे तो हम अपने चेहरे को बचा भी सकें और तुरंत भाग सकें। हमारा पोस्चर भी वैसा ही होना चाहिए कि अगर फटा तो हम तुरंत भाग सकें। तीसरा जो चीज है, आमतौर पर त्योहारों में हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो सिंथेटिक कपड़ों में आग लगने की संभावना, सिंथेटिक कपड़े में आग बढ़ने की संभावना लगने के बाद बहुत रहती है। तो हम लोग एज प्लास्टिक सर्जन्स सबको यही रेकमेंड करते हैं कि पर्व त्योहार में जहां पर आग के साथ हमें त्योहार मनाना है, जैसे दिए जलाने हैं या पटाखे जलाने हैं, सूती कपड़े होने चाहिए। कपड़े में जो वो दुपट्टा रहता है या आंचल रहता है, आजकल लड़के भी कुर्ते के ऊपर एक दुपट्टा स्टोल की तरह लेते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बंधे हुए रहने चाहिए, अच्छे से फ्लोइंग, लहराता हुआ नहीं रहना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें आग पकड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये तमाम जानकारियां हैं जिनका हम ध्यान रखें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। एक अंतिम चीज जो है, जहां भी पटाखे जलाएं वो खुली जगह होना चाहिए, साथ में एक बाल्टी पानी होना चाहिए। अगर दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो गया हाथ या पैर में, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक उस स्थान को पानी से धोते रहना है। अगर हाथ या पैर है तो पानी की बाल्टी में हाथ को डाल करके बिल्कुल आंख बंद करके 15 से 20 मिनट, उससे कम नहीं, ताकि जो आग की प्रक्रिया है वो कम हो जाए, जो सिवियरिटी ऑफ बर्न है, जो जलने की गहराई है वो कम रहे। तो ये तो हुआ कि सिर्फ दुर्घटना से हम कैसे बचें, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले मैंने बताया कि पानी में हाथ डालना है या चेहरे पर पानी डालना है। इसीलिए पानी बिल्कुल नजदीक में रहना चाहिए, ये ना हो कि उस वक्त पानी खोजने में 5 मिनट लग जाए। तो एक चीज हुआ। दूसरा जो फर्स्ट एड होता है, घर में पड़ा हुआ बरनॉल, कोलगेट, एलोवेरा, स्याही, ये नहीं इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल टोटल हम लोगों के लिए नो होता है, क्योंकि उनको लगाने के बाद जब मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें उस जलने की जगह पे हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस डिग्री का जलन है, 2nd डिग्री है कि 3rd डिग्री है, कितना बड़ा एरिया है, उसका असेसमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पर एक कोलगेट की परत चढ़ी रहती है, या स्याही से नीला रंग हो जाता है, या एलोवेरा जो है वो चिपक जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि पानी डालें, बहुत जलन हो रहा है तो बर्फ डालें, और सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास पहुंचे, तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचना है। अगर वो संभव नहीं है कि मान लीजिए रात में 11 बजे 12 बजे इस तरह की दुर्घटना हो और या फिर पास में कोई डॉक्टर नहीं है, तो बहुत मतलब कॉमन क्रीम्स आते हैं बाजार में, जिनको हम ब्रांड नेम में सोफ्रामाइसिन या सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट कहते हैं। ये दुकान से, दवा की दुकान से खरीद कर ला करके आप उसको वो लगाएं, और बाकी उसको थोड़ा बर्फ लगा के या ठंडा पानी लगा करके जलन को कम करने की कोशिश करें, और सुबह होते ही फिर डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि ये जलन आमतौर पर 24 घंटे के लिए रहता है। तो ये कुछ फर्स्ट एड हैं जिनको हम जलने की दुर्घटना होने के बाद कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि फर्स्ट एड चिकित्सक लगभग 1-2 जगह हमने देखा है कि एनेस्थेसिक स्प्रे का यूज करते हैं, क्या वो जायज है? तो मैं इसमें कहूंगी कि वो एनेस्थीसिया वाली एक लोकल क्रीम या स्प्रे आते हैं, तो उसको कई बार स्प्रे फॉर्म में जो होता है वो डालते हैं, वो कुछ मिनट्स के लिए जलन कम करता है, क्योंकि जलन हो ही रहा है, जलने की प्रक्रिया से जो हमारे नर्व्स होते हैं, नसें होती हैं, वो खुल जाती हैं, तो किसी भी सेंसेशन को बहुत बढ़ चढ़ करके वो रिसीव करती हैं, तो जलन होता है। तो उस पर जब हम लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे लगाते हैं तो कुछ मिनट तक काम करता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर अवेलेबल हो तो लोकल एनेस्थेटिक क्रीम आता है, जैसे लिग्नोकेन जेली आता है, 2% लिग्नोकेन जेली एक ट्यूब में आता है, उसको अगर हम वहां पर लगाएं,
क्रीम में मिला करके उसका इफेक्ट कई घंटे रहता है, और चाहे तो फिर हम उसको रिपीट कर सकते हैं। वो यूज किया जा सकता है, स्प्रे से ज्यादा क्रीम कारगर है। और यह जो इस तरह का जो पटाखे से जलता है या फिर आम जो जलता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है क्या मैम? देखिए, आमतौर पर जो पटाखे से जलता है उसमें क्या होता है कि ज्यादातर देखा गया है कि हाथ या चेहरा, वो हाथ और चेहरे में भी देखें तो हाथ सबसे ज्यादा। हमारे समाज में एक और चलन है, अभी पिछले विगत कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि लोग अनार भी हाथ पे रख करके जलाना चाहते हैं, कुछ तो बहादुरी दिखाने के चक्कर में, कुछ अज्ञानता के चक्कर में। उसमें अनार फटता है तो वो हाथ ही जलता है, तो ज्यादातर केसेस में हाथ जलते हैं। और जलने का जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि पटाखा हाथ में है और उसी में फट गया, तो हाँ, तो वो ज्यादा हाई डिग्री का होता है। आमतौर पे जो दूसरी जलने की घटनाएं होती हैं वो कई बार किचन में काम करते वक्त होता है, जैसे गैस चूल्हे से। वो उन लोगों में देखा जाता है जो जैसे साड़ी का पल्ले में आग लग गया या दुपट्टे में आग लग गया पीछे से और हमें पता नहीं चला, तो उन लोगों में कई बार पूरा का पूरा गर्दन, पेट, पीठ, जांग, ये सब वाले हिस्सों में जलने का होता है, और वो ज्यादा भाग में जलता है, मतलब एक बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व होता है। कई बार घर में बिजली के तार से दुर्घटना हो जाता है, छत पर हाई टेंशन वायर क्रॉस करता है, बरसात के दिनों में बच्चे खेलते खेलते कई बार उसमें लाइव करंट पास कर रहा होता है, उसको पकड़ लेते हैं। कई बार कुछ केमिकल से बर्न्स होते हैं। तो जो आमतौर पे घटनाएं होती हैं वो फ्लेम बर्न्स या फिर इलेक्ट्रिकल बर्न्स या एसिड बर्न्स, या ठंड के दिनों में देखा गया है कि बाथरूम में गर्म पानी करके रखा हुआ था बाल्टी में, छोटा बच्चा गया उसी में हाथ डाल दिया, तो गर्म पानी या गर्म तेल से भी घटना होती है। तो ये अलग अलग जगह पे होता है और थोड़ा बड़े एरिया में होता है। पटाखों वाले सिर्फ आग से ही होता है और ज्यादातर वो लोकलाइज्ड होते हैं, हाथ या चेहरे पे, लेकिन गहरे तरीके के होते हैं। तो ये कुछ मामूली सा अंतर है। तो आम जलना और पटाखा जलना बहुत मामूली का अंतर होता है, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन मैं यह करना चाहता हूँ, यह जानना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है और जो ये जनरल सर्जरी है, तो जलने की अवस्था में प्लास्टिक सर्जरी और जनरल सर्जरी क्या हो सकता है, यह जानकारी जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। जनरल सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, प्लास्टिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। तो हम सब जितने भी प्लास्टिक सर्जन हैं वो कहीं ना कहीं पहले जनरल सर्जरी करते हैं। तो जनरल सर्जरी की जो पढ़ाई होती है उसमें कई तरह के घावों से निपटने के भी एक्सपर्टाइज होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में ये थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टाइज होता है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के लोग जो हैं वो नंबर में कम हैं सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री होने के कारण। तो ज्यादातर जो घाव वाले मरीज हैं वो पहले जनरल सर्जरी के पास ही जाते हैं, कई जनरल मेडिसिन के पास भी जाते हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में उनको भी जलने वाले घाव पे प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी है, या फिर अच्छे से ड्रेसिंग और क्या दवाइयां चलनी चाहिए, किन पेशेंट को घर पर मैनेज किया जा सकता है, किनको प्लास्टिक सर्जन के पास ही भेजने की आवश्यकता है, ये तमाम चीजें जनरल सर्जरी के लोग ये निर्णय ले सकते हैं। तो उनकी भी स्पेशलाइजेशन होती है बर्न्स और घावों के क्षेत्र में। तो अगर प्लास्टिक सर्जन नहीं अवेलेबल है तो आप बिल्कुल जनरल सर्जन को फर्स्ट जाकर के आप दिखा सकते हैं, अपना इलाज भी करवा सकते हैं, और जिस समय पर उनको लगेगा वो प्लास्टिक सर्जन के पास भेज सकते हैं। तो दोनों का बर्न्स और घावों के क्षेत्र में करीब करीब सेम एक्सपीरियंस और सेम काम रहता है। इस तरह से इनके कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है वह जनरल सर्जरी का एक उन्नत किस्म है, एक उच्च दर्जे का सर्जरी है। अगर
इस तरह की केस, इस तरह की समस्या आती है तो नजदीकी जनरल सर्जन के पास आप जाए, उसका इलाज कराए और अगर संभव है तो प्लास्टिक सर्जन के पास आए। एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा है कि ऐसा होता है कि कुछ मरीज तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, कुछ मरीज स्टेशन पर रुकते रुकते आते हैं, यानी कहीं दवाखाना से दवा ले लेते हैं, गांव के क्विक से दवा ले लेते हैं, उसके बाद आप तक या कोई सर्जन तक पहुंचते हैं। तो यानी जो जलने के बाद तुरंत आपके पास आ जाते हैं, उसका रिकवरी का क्या चांस रहता है? और वह उस तरह के मरीज जो क्रॉनिक हो जाते हैं, उनका ब्लैक स्पॉट हो जाता है या फिर इस तरह की चीजें हो जाती है जो थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसके रिकवरी का क्या चांसेस रहता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों हम लोग बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि जलने के बाद तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचे और अगर प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा है आसपास में तो वहां पहुंचे, क्योंकि जो अक्यूट बर्न्स होते हैं, अक्यूट बर्न्स स्पेशली जो पटाखों से हो रहे हैं, वो अगर चेहरे और हाथ पे आता है तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हाथ फंक्शन के हिसाब से, चेहरा में आंख है, नाक है, होंठ है, वो भी फंक्शन के हिसाब से, और बाकी तो निशान है। तो अगर अक्यूट बर्न्स इमीडिएटली आ जाते हैं 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, तो एक उनका सबसे पहले हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है या थर्ड डिग्री बर्न्स है। इनका क्या अंतर होता है मैं बताती हूँ। फर्स्ट डिग्री बर्न्स केवल स्किन का ऊपरी सतह पे है जो कि अपने आप से हील कर जाता है। हम कुछ ऑइंटमेंट दे देते हैं, कुछ ड्रेसिंग बता देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर में इसकी हीलिंग हो जाती है। सेकेंड डिग्री जो बर्न होता है उसमें एक हम लोग ड्रेसिंग पे थोड़ा ज्यादा जोर डालते हैं क्योंकि उसमें खुला घाव होता है। तो अगर हाथ वगैरह सेकेंड डिग्री बर्न होता है और उसमें कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाए मरीज के लेट करने से, तो सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में बदल जाता है। तो उस केस में हाथ खराब होने का डर होता है। तो अगर अर्ली आ जाता है पेशेंट तो हम ये अंतर कर पाते हैं कि ये किस तरह का जला हुआ डिग्री है और इसको कितने एहतियात बरतने हैं, किस मोमेंट पर हमें सर्जरी में एंटर कर जाना है, कहां तक हम इस ड्रेसिंग का इंतजार कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के डिसीजन हमें जल्द लेने होते हैं। उस तरह से एक मरीज और डॉक्टर दोनों की मानसिकता काम करती है। जो तुरंत के जले हुए सेकेंड डिग्री के मरीज होते हैं उनके कई बार कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग्स होते हैं, कोलाजन की ड्रेसिंग्स होती है, सिल्वर ड्रेसिंग्स होती हैं, उनके लगा देने से थोड़ा जो रिकवरी है वो फास्ट होता है और बेहतर होता है। तो इसमें हमारी मदद करता है। तो आउटकम हमेशा बेहतर होता है अगर जलने वाले मरीज तुरंत डॉक्टर के पास, स्पेशली प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचते हैं। अब आ जाए जो मरीज थोड़ा लेट करके आ रहे हैं, 10 दिन 20 दिन के बाद आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि घाव में कुछ ना कुछ, अगर वो गहरे डिग्री का बर्न होगा तो घाव उसका इन्फेक्टेड होता है। तो वहां पर भी हम सर्जरी भी करते हैं, जो भी सड़ा हुआ चमड़ा या मांस होता है उसको हटाते हैं, हटा करके उस पर तुरंत जो है कहीं से उसी के शरीर से मांस या खाल लेकर के अपनी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। लेकिन उसका जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, फंक्शन वापस आने में थोड़ा समय लगता है। तो इस अंतर के कारण ही हम लोग की तरफ से ये रिकमेंड होता है कि जले हुए मरीज अपने से डिसीजन ना लेकर के अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डिसीजन और ट्रीटमेंट और आउटकम तीनों ही बेहतर तरीके से होगा। और ये हमारा ठीक है मैम।